चलिए ध्यान दीजिए, सब कोई समझेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि जिन बच्चों को इतिहास ठीक करना है, एकदम जीरो लेवल से आपका क्लास शुरू कर रहे हैं। इतिहास के 3 सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। भारत का इतिहास 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 3 स्टेप। प्राचीन कहने का सेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन घंटी मारे टन तो एंशियंट से मेडाइवल हो। क्लास नहीं है कि घंटी लग रहा है टन टन या टुनटुनिया खत्म हो। जिस समय हमारे वही चीज है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन जीवन में कुछ परिवर्तन प्रारंभ हो गए, हम लोग पूरे बेसिक चेंज होने लगे, तो वहां से एक फेज से दूसरा फेज माना गया। जैसे पूरे प्राचीन का मतलब इस समय भारत में हिंदू फेज आप समझ सकते हो। इस समय भारत में इस्लाम की एंट्री नहीं है, मुस्लिम धर्म का कोई राजा नहीं है, कोई आक्रमण नहीं है, कोई आय नहीं है, तो उस फेज को हम लोग रखते हैं प्राचीन। यानी जब तुम प्राचीन पढ़ोगे तो मेन रूप से हिंदू कल्चर पढ़ोगे। जैसे ही फिर आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि गजनबी का, गोरी का, इन लोग का आक्रमण शुरू होगा। मेनली हम लोग देखेंगे यहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही मिडाइवल का फेज शुरू हो जाता है, और वहां से भारत में मेन रूप से इस्लाम का आगमन शुरू हो जाएगा, मुस्लिम धर्म। मोहम्मद गोरी, फिर उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से धीरे धीरे 1206 से होते होते, और जब तक उन लोग का फेज रहा, मतलब पलासी की लड़ाई मेन मानते हैं 1757। यह फेज में मुस्लिम शासक आने से रहन सहन से लेके सब चीज बहुत ज्यादा बदला। अब इस्लाम आए तो उनका अपना सिस्टम भी भारतीय देखे, भारतीयों का सिस्टम वो देखे, दोनों से कई चीज चेंजिंग हो। अब 1757 में, मतलब ये मुस्लिम फेज आप समझ सकते हो, यहां पे एक नया आगमन हुआ। वे थे अंग्रेज, ईसाई। इन्होंने फिर हमारे सामाजिक, आर्थिक सभी जीवन को चेंज किया, क्योंकि ये जब आए तो हम लोग को धोती कुर्ता से फुल पैंट शर्ट पर ले आए। अभी भी सब लोग चल रहे। उधर जितने भी पढ़ाई लिखाई थे सब बदलना शुरू हो गया। इस काल में पढ़ाई लिखाई का खोज हो रहा था। इस काल में जो खोज हुआ चुपचाप बंद आंख से वही मानना था। इस काल में बुद्धि लगाना मना था पूरे विश्व में। उसी के लिए इसका मध्यकाल, अंधकार युग, डार्क एज कहते। जो कह दिए धर्म में बस चुपचाप मानो, दिमाग मत लगाओ। इस काल में एकदम बंद आंखों से मानने वाला काल मध्यकाल। फिर इस समय नई तरह की पढ़ाई शुरू हुई। आज जो तुम पढ़ रहे हो ये सब 1757 के बाद का देन, और नहीं तो हम लोग ये सब इतिहास भूगोल नहीं पढ़ते। हिंदू थे तो रामायण, गीता, महाभारत ये सब एकदम लाइन बाय लाइन एक एक चौपाई रट जाते, और मुस्लिम होते तो पूरा कुरान की एक एक आयत याद कर लेते कि हाफिज साहब हैं, हाफिज हैं, एकदम एक एक आयत रटे हुए। तो धार्मिक शिक्षा मेन दी जाती थी किस काल में? मध्यकाल। अंग्रेजों का तुम देखोगे धीरे धीरे बजट आया कि नहीं, इन लोग के लिए अंग्रेजी शिक्षा बनाई है। हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति का नाम खास आएगा जिसका नाम था मैकाले। मैकाले ने पहली बार एक शिक्षा नीति बनाई कि जो भारतीय है वो देखने से भारतीय लगे लेकिन अंदर से अंग्रेजियत भरे। इसके लिए उसको अंग्रेजी शिक्षा देना जरूरी है। अंग्रेजी शिक्षा से क्या होगा, वो धीरे धीरे अंग्रेजी को ही महान माने, और उसी का बोया गया बीज तुम अभी तक देखते हो। कोई आदमी कुछ नहीं जाने, खाली अंग्रेजी में 4 लाइन बोल दे तो तुम्हारे अंदर लगेगा कि वाह कितना भयंकर चीज ही कर रहा। अब बताओ, कोई भीख मांगने वाला खाली अंग्रेजी 4 लाइन बोले, बाकी कुछ नहीं आए, ना मैथ साइंस कुछ नहीं, कहोगे वाह अंग्रेजी बोलता है अब भीख मांग रहा, लग रहा अंग्रेजी का मतलब पता नहीं क्या है। तो क्या है, मैकाले का एल्टीना था। और धीरे धीरे उस सॉफ्टवेयर हम लोग चढ़ेंगे तो 1757 से लेके आजादी 1947 तक, इसी को हम लोग किस नाम से जानते? आधुनिक भारत के नाम से जानते। तो ये एक फेज है जिस समय हमारे रहन सहन, नियम, सभी चीज बदलेगा। इसीलिए इसको हम लोग 3 भाग में बांटे। अब यहां से पहली भाग की हम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इतिहास शुरू हो रहा है, और यह प्राचीन भारत के नाम से। पिछले दिन आपको सिलेबस समझाए थे। पहला नंबर लेसन कौन है? पाषाण काल। दूसरा हड़प्पा,
पाषाण काल के बाद हड़प्पा, उसके बाद ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। क्लियर है सबका? लास्ट बार, पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। ये फेज क्लियर है सबका? अब इसमें हम आपको समझाए थे कि पाषाण काल जो देख रहे हो ये कम इंपॉर्टेंट, इससे प्रायः अब क्वेश्चन न के बराबर रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको सीखेंगे, यहीं से आपके क्लास को शुरू करेंगे। कम इंपॉर्टेंट के कारण आज एक ही क्लास में पाषाण काल कंप्लीट करेंगे। इससे जो कुछ क्वेश्चन बनता है हम लोग सुनेंगे, थोड़ा भार पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। और कल से मेन शुरू क्या हो जाएगा? हड़प्पा। किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन की गारंटी देता है, इसलिए हड़प्पा को खूब बढ़िया से सुनना होगा। कम से कम भी तो इसमें हमारा 10 क्लास लगेगा। 10 क्लास में हड़प्पा कंप्लीट होगा, तब जीरो से चलेंगे। सारे बच्चे को यहां से एकदम घर में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अभी तक तो आपकी कॉपी खाली थी, यहां पढ़े बस दिन भर मस्ती की। धीरे धीरे आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। हम क्लास में भी याद करवाएंगे, घर में भी पढ़ना हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हो यहीं से हमको मालूम चले, क्योंकि लेसन समाप्ति के बाद हम टेस्ट लेंगे। हर लेसन में हो टेस्ट में कौन बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है वो हम यहीं से जान जाएंगे कि हाँ ये लोग एक दिन रिजल्ट देगा और यहाँ का भी नाम करेगा। बाकी कई लोग पंचवर्षीय योजना लेके जो बैठे हो, कई लोग की योजना ही इतनी लंबी होती है कि अभी याद करेंगे, इस साल तो पढ़िए रहे, अभी तो हम पटवने में आएंगे, अगला साल फिर एक बार पढ़ेंगे। अरे नालायक, एक बार में एकदम जो होना है फॉर्म में हो जाएगा, बात समझ लो। ये पटवने और पटुए सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। एकदम सोच लो कि हम जो फेज में है, जो मिल रहा है क्लास में समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लेंगे, समझ गए तो एकदम याद कर लेंगे। घर पे एकदम मेहनत धुन सवार हो जाना चाहिए कि नहीं याद के बाद ही कोई काम करें। और जिस बच्चे को एकदम सीक्वेंस वाइज याद होते चला जाए, वो एकदम अंदर अंदर उत्साहित रहेगा कि जल्दी ग्रेजुएशन हो, जल्दी 18 साल हो कि फॉर्म भरना शुरू करे। बाकी हर पढ़ाई एक ही होता है, तुम जिस लेवल को अचीव कर रहे हो इससे हर पढ़ाई हो जाएगा। एयरफोर्स का वाई ग्रुप भरोगे सेम जीके रहेगा, एनडीए भरोगे सेम जीके रहेगा, क्लैट भरोगे सेम जीके रहेगा, कहीं भी बीपीएससी करोगे, दरोगा करोगे, यूपीएससी करोगे, सब में एक ही। ये नहीं समझना कि दरोगा का मतलब है डेली हम दरोगा 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 8 बार बोलेंगे तो दरोगा हो जाएगा। अरे बोलने से थोड़े दरोगा दरोगा होगा। तुमको स्ट्रक्चर सेम है, अब उसी स्ट्रक्चर पे हार्डनेस लेवल अलग अलग होते। तुम अब छोटे एग्जाम दोगे तो एकदम हार्डनेस लेवल हल्का होगा, इसकी सबसे हल्की बात पूछी जाए। दरोगा का परीक्षा दोगे तो हार्डनेस लेवल थोड़ा बढ़ाएगा, वही बात पूछेगा घुमा के पूछेगा। जब तुम बीपीएससी देने जाओगे तो हार्डनेस लेवल और बढ़िया होगा, उसमें और घुमा देगा। अब देखो ना, तुमको एकदम सिंपल बात हम पढ़ाएंगे कि इंद्रधनुष रेनबो, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है, दिखता है, सूर्य के विपरीत दिखता है। अब तुमको क्वेश्चन छोटा एग्जाम दोगे तो पूछेगा इंद्रधनुष दिखता है सूर्य के दिशा में कि सूर्य के विपरीत दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा। तो ये एकदम छोटकन एग्जाम का होगा। थोड़ा बड़ा एग्जाम दोगे तो बुद्धि लगवाएगा तुमसे, कहेगा कि आओ इधर। अब उसमें कहेगा कि एक व्यक्ति 4 बजे शाम में इंद्रधनुष देख रहा, तो इंद्रधनुष किस दिशा में दिखेगा? तो कॉपी में तो हम ऐसे ना लिखाए हैं। अब वहां तुमको एल्टीना लगाना होगा कि वो 4 बजे, तो समझ गए सूर्य पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब दिखे। अब फिर दे देगा, बदमाश सेटर रहेगा, तब दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? तो आपको कहना है कि दोपहर 12 बजे तो सूर्य ऊपर हो, तो विपरीत माने धरती पर बनाएगा? तो आंसर है नहीं बनेगा। अब दरोगा परीक्षा दोगे, यही बतवा रहेगा। अब वो कहेगा कि मोहन 8 बजे इंद्रधनुष देख रहा है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा को संकेत करेगा? तो अब तुमको इंद्रधनुष बनाया, लेकिन अब बैठ के मोहन को बुला रहा। अब तुमको बताना है कि मोहन 8 बजे इंद्रधनुष देख रहा, तो दाहिना हाथ कौन दिशा बताएगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम? उत्तर। कितने लोगों को उत्तर लग रहा है?
हाथ गिरा। और दक्षिण कितने को लगा? हाय रे नालायक। 8 बजे इंद्रधनुष, गजब नालायक है सब रे। 8 बजे इंद्रधनुष देख रहा है तो सुबह 8 बजे सूर्य किधर है? पूरब। तो बनेगा किधर? पश्चिम। तो तुम लोग पूरब मुंह करके सूर्य देखना है तुमको, पश्चिम में मुंह करेगा जी। तो दाहिना हाथ कौन दिशा बताएगा? उत्तर। सही आंसर उत्तर। कई नालायक लोग क्या किया, 8 बजे तो पूर्व दिया मुंह करके दक्षिण मार। इंद्रधनुष देखना था, डबल स्टेप सोचना था। अब सुन लीजिए, अब बीपीएससी में बैठो तो बस वही बतवा पूछेगा। अब वो कहेगा शाम 4 बजे रोहन इंद्रधनुष देख रहा है और उसके बाएं हाथ के सामने मुख किए सोहन खड़ा है, तो सोहन का दायां हाथ दिशा को इंकित करेगा। तो कॉपी में तो खाली इंद्रधनुष लिखल रहेगा, लेकिन अब तोर एल्टीना कितना बढ़ा है ना, उस पर क्वेश्चन बनेगा। रेडीमेड के फेर में आए हो ना कि कुछ लिखा दीजिए, अब पीडीएफ दे दीजिए, अब पार हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो। हम लोग अब यही कोशिश करेंगे कि तुम्हारे रेंज को एक ऊपर तक क्लास में बढ़ाया जाए। अब जिस एग्जाम को दोगे, जिस बच्चे का रेंज ऊपर है, निचला वाला ऑटोमेटिक बनेगा कि बहुत हल्का पूछ। बाकी जितना बढ़िया सोच रहे हो रेंज बढ़ते जाएगा। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे। बाकी ये कभी मत सोचना एक कर तैयारी ओकर तैयारी। एक बार मन मार के जीके जीएस की तैयारी हो गई, फिर अब एग्जाम देना है। किसी बच्चे को है कि सर हम चाहते हैं कि एयरफोर्स में जॉब करें, हम चाहते हैं कि एनडीए निकल जाए, तो इतना तो सब में रहेगा। अब इसके अलावे तुमको एनडीए करना है तो मैथ, इग्रामा बरामा जबरदस्त करना होगा। इंग्लिश जितना बढ़िया कर सकते हो कर लो। जीके जीएस हो गया, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। किसी परीक्षा में इसके अलावे किसी का काम नहीं। जैसे बीपीएससी, दरोगा, इस सब में इसके अलावे न मैथ पढ़ने का जरूरत है न रीजनिंग। दरोगा में मेंस में थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग आता है। बाकी बीपीएससी में मैथ 10 क्वेश्चन पूछते हैं। पीटी दोगे तो 10 क्वेश्चन मैथ रहेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैथ बैकग्राउंड का जो बच्चा है उनके लिए ठीक है, नहीं बैकग्राउंड का है पढ़ोगे तो 1 नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो 2 नंबर पक्का। बस रहा ना, पढ़ेगा तो टाइम बर्बाद होगा, इधर से उधर बना के मारेगा तो 1 आगो सही होगा, नहीं तो गलती हो जाए। उससे बढ़िया है 10 के शिष्या दो, 2 नंबर आ जाएगा। बात समझ रहे ना, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो कई जगह स्टेप होते हैं ना, उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो कई एग्जाम है जो जीके जीएस के बल पर ही तुम्हारा निकल जाएगा। तो खैर अब हम लोग आज क्लास हेडिंग देना है। पहले एक बार लेसन सुन लें हम। लेसन लास्ट बार पहला लेसन पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा। ये दोनों छठा रहेगा, ये पूरा सीक्वेंस में रहेगा। ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। सुना दो, लेसन सुनाओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। क्या बाकी लोग को भी लेसन दिमाग में आ गया? अब कॉपी पर हेडिंग दीजिए। आज का प्रथम लेसन पार्ट स्टार्ट हो। पहला नंबर हेडिंग दे दीजिए, पाषाण काल। पाषाण काल। पहला नंबर हेडिंग दे, पाषाण काल। चलिए कलम रखें। प्रयास करेंगे कि सारे बच्चे पहले एकदम याद होते जाए, फिर आपको यहां पे लिखाएंगे। सुनो अब ठीक से, पहले सब लोग अब ध्यान दीजिए। हम लोग एकदम जीरो से क्लास चल रहा है। सबसे पहला एक जो प्रश्न था कि पहले किस प्रकार मानव का डेवलपमेंट हुआ, यानी सभी बच्चे शुरुआत से क्वेश्चन सुनते रहे हो कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग सुना है। तुमसे हम उसी प्रकार पूछें कि पहले इस धरती पर शिक्षक आए या विद्यार्थी? शिक्षक आए, बिना विद्यार्थी बनने शिक्षक हो। पहले कौन आए रहे? विद्यार्थी। जब टीचर नहीं तो विद्यार्थी कौन बात कर? अच्छा खैर, पहले इस धरती पर बड़ा आदमी आया या छोटा बच्चा? बड़ा आदमी। बिना छोटे बच्चे के बड़ा आदमी बन गया।
सब तो गजब है आंसर जी। पहले इस धरती पर कौन आया? बड़ा आदमी आया। कोई बच्चा है ही नहीं, बड़ा आदमी डायरेक्ट आ गया। अच्छा, खैर सुनिए, अब यहीं से देखो कड़ी शुरू हो रहा। देखिए अब इतिहास की शुरुआत हो रही है। बड़ा इंटरेस्टेड आपको बात समझनी है। देखो इन सभी प्रश्नों का जवाब पहले आप केवल मुस्कुरा देते थे तो हो जाता था, देते नहीं थे, लेकिन अब समझना है कि इनका आंसर है। देखो कोई व्याख्या दो तरीके का होता है, एक धर्म के अनुसार, एक विज्ञान के अनुसार। यही बात हम लोग को सीखनी। पहले धर्म के अनुसार से एक लॉजिक आता था। हमारे सभी ग्रंथ में कहा गया डायरेक्ट बड़े की कल्पना हुई, ऊपर से नीचे की कल्पना हो। मतलब पहले सृष्टि पे मुर्गा मुर्गी बना के ईश्वर ने भेजा और देन उसका डेवलपमेंट का उन्होंने नियम बनाया, उससे सृष्टि चला। पहले किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि विद्यार्थी शिक्षक, पहले शिक्षक है। एक व्यक्ति कोई तपस्वी निकला, कहीं बैठा, ध्यान लगाया, काफी कठोर तपस्या के बाद उसको ज्ञान प्राप्ति हुई। जिसको ज्ञान मिल गया वो गुरु होगी, और उसने फिर कई लोग को चेला बनाया। बैठो, तो पहले गुरु आए, दैन चेला है। जिसको ज्ञान मिलेगा वो गुरु हो, तो उसको ज्ञान कठोर तपस्या से मिले, वो एज उसका कोई शिक्षक नहीं। और जिसको ज्ञान मिल गया वो अपना शिष्य बनाया कि इधर आओ, तुमको हम प्रवचन देते हैं। तो पहले गुरु दैन चेला। इसमें उसी प्रकार पहले छोटा बच्चा नहीं, धर्म कहता है कि पहले ईश्वर ने बड़ा आदमी बनाया, आदम ईव, आदम हवा, कई नाम से उसको कहे कि मेरे बगल में ही रहो, और विशेष प्रकार के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया कि इसको मत तोड़ के खाना। और पत्नी के जिद में उसने एक दिन उसी फल को तोड़ा तो कहे कि तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो, और अलग दुनिया पृथ्वी पर उसको भेज दी। और उसी आदम के सब संतान आदमी कहलाते। ये पूरा थ्योरी किसका है? धर्म। तो धर्म के अनुसार से यही चीज हम लोग पहले मान रहे थे। पहला एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने एक अद्भुत चीज देखा। उसने देखा कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किसी भी अवशेष का उम्र निर्धारण किया जा सकता है। वो कितना पुराना है उसका उम्र जान सकते हैं। और जब उसने मानव के पुराने हड्डियों का विश्लेषण किया कि यह आदमी का हड्डी 10,000 साल पहले का है, फिर यह आदमी का हड्डी 20,000 साल पहले का है, तो जब डार्विन देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसे जैसे वो पीछे जा रहा था मानव के ही हड्डियों में चेंजिंग था। और आज से 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले मानव की हड्डियां एक वनमानुष जैसा ठहर रहा था। तो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया कि धर्म गलत कहता है, कोई डायरेक्ट बड़ा का थ्योरी नहीं है। और डार्विन ने कहा कि इस दुनिया में विकासवादी चरण रहा है। विकासवादी का मतलब डेवलपमेंट्स धीरे धीरे हुए, और पहले बंदर रहे, और बंदर से ही धीरे धीरे उसमें बंदर के डेवलपमेंट से ही क्या बने? आदमी बने। तो इसने एक नया थ्योरी दे दिया और कई चीजों को इसने सिद्ध किया, और आज हम लोग इसी थ्योरी को मानते हैं। और डार्विन ने वही जो मनुष्य देख रहे हो, बंदर से आदमी का सफर, यहीं से इतिहास की शुरुआत होती। तो हम लोग धर्म वाली बात पढ़ेंगे कि विज्ञान वाली? विज्ञान वाली। हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे कि आदम आए और सुनो जी आदम की कहानी, आदम के पहला संतान कौन था, आदम के कई गो बाल बच्चा हुआ, तो इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसकी बात? विज्ञान का। और विज्ञान के अनुसार अब जरा ध्यान से सुनिए, डार्विन ने कहा कि जो सबसे पुराना मानव था उसी का नाम हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पिथिकांथ्रोपस, जिंजांथ्रोपस, पिकिंग मानव, जावा मानव, ये सब प्राचीनतम थे। जब हमारा 40,000 ईस्वी पूर्व आया, देखो अब यहां से हम लोग को बात समझना, 40,000 साल पहले उसी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, जिंजांथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, पिकिंग मानव, जावा मानव के क्रम में 10-10 हजार साल पर बढ़ते बढ़ते 40,000 ईस्वी पूर्व में एक मानव ऐसा आया जिसका नाम था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस पहला ऐसा मानव था जिसको कुछ समझदारी थी, और समझदारी ही मानव और बंदर में अंतर अलग किया। और ये समझ वाला जो प्रजाति है होमोसेपियंस, इसी को हम लोग मानव कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति डेवलपमेंट के साथ साथ 40,000 ईस्वी पूर्व में हो। यानी
ये पहला ऐसा है जिसने समझने लगा कि हम पत्थर रखेंगे, घेरेंगे किसी जीव को, पत्थर फेंक के मार सकते हैं, हम तीर धनुष चला सकते हैं, हम इधर से यहीं छोड़ेंगे वहां जाके लग जाएगा, ये सब बुद्धि लगाने वाला होमोसेपियंस। इसलिए आज भी तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे, मानव का, आदमी का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस। जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो आएगा कि आदमी का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो तुम समझना कि वो समझ गए 40,000 ईस्वी पूर्व की बात है, ये पहला बंदर है जो समझदार। अब इसी बंदर की कहानी से धीरे धीरे मनुष्य डेवलप करते चला गया। ईश्वर जान के हर 10,000 साल में सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा चेंज करते। तुम इसको आज भी महसूस करोगे। आज भी तुम देखना कि तुम्हारे गांव में कोई वृद्ध व्यक्ति है 70 साल के, और उसको तुम अपना एंड्रॉइड मोबाइल दे, तू कहेंगे ये वाला ना ठीक है, छोटके ठीक, ये में नंबर खोजने में उनको बहुत भार पड़ेगा। कोई बूढ़ा आदमी को तुम एंड्रॉइड दे भी दोगे तो वो अपना नंबर सिर्फ रजिस्टर में करेंगे, कलम कॉपी कि निकालेंगे इधर से लगा देंगे, वो ठीक है, लेकिन इसमें खोजने में बहुत भार। उनको कहोगे गैलरी निकालिए और ये निकालिए, कहेंगे वो सब हम न करते, बस चुपचाप लगाते। लेकिन आजकल के नैकन के देखो, जिसका जन्म हुआ है इधर 2016-17 वाला, उम्र बराबर तो 3 साल, मोबाइल बराबर तो एक ऑपरेशन क्लियर है। तो तुमको समझ लो कितना सॉफ्टवेयर इससे आगे है, तो समझ रहा हो। यानी पिछला पीढ़ी से अगला पीढ़ी, हाँ अब इससे भी पुराना आदमी को लोग, तो उनके सॉफ्टवेयर में मोबाइल का सॉफ्टवेयर का फाइलें नहीं, उनको कितनों समझाएंगे, कहेंगे हम इसे न रखते, हमको कुछ समझ में नहीं आता, चूंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं था। यानी ईश्वर भी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते। आजकल के छोटकन को मोबाइल दे दो तो अपने से वीडियो गमी सब निकाल के चुप रहेगा, छीन लो तो मैं करने लगेगा। तो तुम अपने समझ लोगे कि वो किनका थ्योरी है? डार्विन का। हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। क्या आगे जो बच्चे का जन्म होगा वो इसी तरह का होगा कि और तेज हो, और तेज हो? और इसी में हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो पाषाण काल है, पत्थर का काल है, ये यही होमोसेपियंस से हम लोग का शुरू होता है। और इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा को कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, देखो पहले क्वेश्चन आते थे तो पहले इस लेसन को बहुत डिटेल करते थे। पूरा पाषाण भी फिर 3 तरह का, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं रहता, उतनी की आवश्यकता नहीं। अब हम लोगों को यह समझना है ये तीनों फेज को क्यों बांटे। ये पूरा पाषाण काल जो तुम देख रहे हो, इसी समय मनुष्य ने आग का खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आग का खोज किस काल में हुआ? कलम रख दे, साथ साथ मत रह। कई लोग हैं हम साथ साथ हैं सर, नहीं, हम सब लिखाएंगे। तुमको केवल पूरा क्लास सुनना है, समझ लेना है, लगभग बात याद हो गया तब कॉपी में, और अगला दिन हम फिर पूछेंगे। हमारा क्लास शांति से हम जीने नहीं देंगे। तुम जितना रिलैक्स से जी रहा है ना उसमें कमी आएगा, थोड़ा इधर बढ़ने दो। अब तब किसी किसी से पूछते रहेंगे कि हाँ एकदम ठीक चल रहा है कि नहीं चल। पढ़ने वाला रहेगा, मेरा मिजाज बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है कि कुछ करे। झूठ मूठ के दिन काटे वाला है तो हम बड़ा दुखी होते हैं कि हम इसके लिए इतना समझा रहे हैं, तो मूर्खवा खाली उतारने हैं तो कोई एगो बाजार से किताब खरीद के उतार लो। जब पढ़ना है ही नहीं तुमको तो क्या जरूरत है झूठ मूठ सुबह सुबह उठो, टाइम बर्बाद करो, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो इसीलिए एकदम ध्यान दीजिए कि याद हो जाए। तो आग का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। अब देखो इसी काल में होमोसेपियंस है जो समझदार, और इस समझदारी का पहला उदाहरण मिलता है कि जब समझदार व्यक्ति रहना शुरू की तो वो गुफा में रहते थे। गुफा समझते हो? उस समय घर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गिट्टी गिराओ, बालू गिराओ, सीमेंट गिराओ और सेंटरिंग करो। उस समय सेंटरिंग कौन करता? तो उस समय लोग पहाड़ में ही देखते थे, जहां जहां खोल जैसा है उस गुफा में रहते थे। गेट फाटक बनाने की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गुफा में घुस गए तो बाहर से गेट और ताला बंद कर ली। उस समय लिंक कंपनी तो था नहीं, बाकी कंपनी ताला वाला नहीं था। तो उन लोग क्या करते थे, ये रिसर्च किए, चूंकि बुद्धिमान थे कि आग से पशु डरते हैं तो इसलिए गेट पर ही आग जला देते थे और अंदर आराम से रहते थे कि आग के डर से कोई जानवर नहीं आएगा। और अंदर में आग से जब लाइट रहता था
तो समझदार मानव होने के कारण इन्होंने पूरा पाषाण काल में पहली बार चित्रकला बनाना शुरू किया। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट तुमसे क्वेश्चन आता है, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलते हैं? तो पूरा पाषाण काल। कोई समझदार है तो जरूर कुछ फोटो बनाए। ये अलग बात है कि फोटो बहुत सुंदर नहीं बन के वो खाली ऐसे ऐसे वैसे कर लिया, मतलब है वो ऐसे ऐसे कर लिया, तो इसका अर्थ है कि वो बनाना चाह रहा है कि हम तीर चला रहे। अब बहुत ज्यादा नाक मुंह नहीं बनाए, लेकिन इतने बना रहा है तो इस समझदारी का सिंबल। क्योंकि तुमने कभी देखा कि कुत्ता फोटो बनाया है, बैठ गया पंजा से बनाया, क्या जबरदस्त सीन था। वो कुछ बनाया तो हम लोग समझ पा रहे हैं, ऐसा करता है क्या? नहीं। तो जानवर चित्र नहीं बना सकते, हम लोग की एक कल्पना समझदारी उसको चित्र बनवाया। और यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम जो चित्रकला मिला वो कहां मिला? भीमबेटका में। और ये भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। ये भीमबेटका की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों से क्वेश्चन आता है, जो बच्चे नहीं पढ़े गलती करते उनको देता है, सबसे प्राचीनतम चित्र किस गुफा में मिला? चॉइस ए अजंता की गुफा, बी एलोरा की गुफा, सी भीमबेटका की गुफा। तो अभी सुन रहे हो तब ना, नहीं तो लड़कन हमारा भीमबेटका सुनवे नहीं करता। तो या तो अजंता मार के आता है ना तो एलोरा मार के आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीनतम गुफा में चित्र बनने का साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिला है। और वो किस गुफा में मिला? भीमबेटका। इस सबसे प्राचीनतम भीमबेटका का है। याद कर लेना है कि सर पांडव 5 भाई था, और में मध्य में बीच में भीम था। तो जब बोलेंगे भीमबेटका तो कहना भीम मध्य में था, तो प्रदेश बराबर मध्य प्रदेश। बोलो रे भीम जी याद हो गए? भीमबेटका तो कहना भीम मध्य में, और मध्य माने जल्दी बोलो मध्य प्रदेश। याद रहेगा सबको। दूसरा नंबर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। हमको पूरा पाषाण काल से सिर्फ इतने ही बात ध्यान रखना, हम पूरी बात बताएंगे, फिर लगभग देखेंगे, याद दोहराएंगे उसको, तब कॉपी में जाएगा। क्योंकि थोड़ा कठिन सेक्शन है, कई नाम पहली बार बच्चे सुनते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे एकदम फैमिलियर इसमें हो जाएगा। मध्य पाषाण काल, इसको पूरा पाषाण काल से इसीलिए अलग हुआ क्योंकि इस काल में पहली बार मानव पशुपालन प्रारंभ किया। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बताओ पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल। आग का खोज पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आदमी ने पशु पाला, और पहला पशु कौन सा पाला? कुत्ता। आपसे पूछेगा कि मानव ने पहले सबसे पहले पाला गाय की, भैंस की, बकरी की, कुत्ता। कुत्ता। मानव पहली बार कुत्ता पाला सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए, मनोरंजन करने के लिए। कुत्ता क्यों पाला होगा? तो आपको ब्रेन लगाते रहना, कई बार ब्रेन वाला क्वेश्चन चलेगा। तो पहली बार कुत्ता पाला है सुरक्षा के लिए कि गेट पर रखे अंदर सोते? बोलो जल्दी। नहीं, तो उसके लिए नहीं पाला है। किसके लिए पाला है? शिकार के लिए। क्योंकि इस समय वो शिकार करना आसान होगा। कुत्ता को एक बार जरा हुस्का दिए, 10-15 वो कुत्ता है, घेर लिया, मारा, ट्रेनिंग दिया हुआ है कि हम पहुंचे तो छोड़ देना, बाकी तुमको भी हिस्सा मिले। तो वो अब समझ गया कुत्ता कि हम लोग का ड्यूटी मार के छोड़ देना है, टेस्टी फिर बनाएगा, ये पकाएगा, फिर कुछ थोड़ा हमको भी मिलेगा। तो ये देखो, ये दोनों काल में मानव क्या है? खाद्य संग्राहक, भोजन को संग्रह करने वाला। इस समय वो प्रोडक्शन नहीं करता है, मार दिए शिकार, छिपा दिए, कुछ दिन तक खाए, फिर अगला शिकार किया। अब यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला? ये अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य 2 जगह से मिला है। एक जगह का नाम है बागोर और दूसरे जगह का नाम है आदमगढ़। सुनोगे, ये सब जगह तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए, और यही सब लड़कन को एकदम एलर्जी रहता है। पाषाण काल में लड़का पढ़ता कहां, उसको नींद आने लगती। तो आपको 3 बात पूछेगा, सबसे पहले पशुपालन मध्य पाषाण काल, पहला कौन सा पशु पालतू बना? कुत्ता। ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? बागोर से और आदमगढ़ से। फिर क्वेश्चन, बागोर कहां है? तो राजस्थान में। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एकदम ध्यान में सेट रखेगा।
बागोर कहाँ है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे पुराना चित्रकला भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्लियर है सबका? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज चलेंगे, नव पाषाण काल। सुनेगा ठीक से, फिर हम एक बार वाइंड अप करें, तब पूछेंगे तुमसे। लगभग हो गया, तक कॉपी में हो गया, इतना दूर सुन लेना। कभी कभी गलती से बाई चांस किसी परीक्षा में एक वो पूछ देगा, आजकल ही नहीं पूछता। मेन पूछने वाला लेसन कल से हड़प्पा शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं सीक्वेंस से ही चलूं, जीरो से चलूं, इसलिए उसको से ही शुरू किए। नव पाषाण काल में अब जरा ध्यान दो, पहली बार ऐसा हुआ कि मानव खाद्य संग्राहक से बदल करके खाद्य उत्पादक बन गए। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, पहले मानव खाद्य का संग्रह करता था, अब वो खाद्य का क्या किया? उत्पादन कर रहा। और खाद्य उत्पादन का मतलब क्या होता है? कृषि। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना, नव पाषाण काल में पहली बार कृषि की शुरुआत हो गई, इसके पहले खेती नहीं थी। और कृषि की शुरुआत किस काल में है? नव पाषाण काल में। फिर यहां से दो क्वेश्चन आए, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जगह का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ सर कहां है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। सबसे प्रारंभिक धान मतलब चावल के कृषि के साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो यह है कोल्डिहवा। और कोल्डिहवा कहां है? उत्तर प्रदेश। सुनोगे, दोनों लाइन एकदम क्लियर चाहिए। मेहरगढ़ का नाम तुमको कई बार आया, तो आपको ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ का मतलब एक पाकिस्तान के प्रांत में है। पहले चूंकि भारत पाकिस्तान कंबाइन था, तो पाकिस्तान में भी है, तो हम लोग कहेंगे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। और इसीलिए ये अगर कृषि की बात करेगा प्राचीनतम, तो आंसर मेहरगढ़ होगा। लेकिन अगर चावल की खेती कहेगा तो आंसर कौन होगा? कोल्डिहवा। और कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात नव पाषाण में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी काल में पहिया का खोज हुआ। और आपको हमने बताया कि पहला पहिया पत्थर का कि तांबा का? लकड़ी का बना था। याद आ गया सबको ना? तो पहिया भी इसी काल में खोज हुआ। इस काल में पहली बार चाक का खोज हुआ। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाक समझते हो? चाक घुमा के जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और यहीं से एक टर्निंग आता है, पहली बार मृद भांड का उपयोग शुरू हो गया है। मृद भांड, मृद मन मिट्टी, भांड मन बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ये देखो फर्स्ट लेसन है जहां से आदमी अब बर्तन में खाना शुरू की। कभी देखे हो कुत्ता बर्तन का इंतजार करता है? कहीं दे दो शुरू हो जाए। गाय बर्तन के इंतजार, अरे वो तो हम लोग अपना देखा देखी उसका भी बर्तन बना दिए हैं कि भाई तू नाद में खा। गाय कभी नहीं कहती हमको नाद में दो, जहां दे दो भाई, खाली चोकर चुन्नी बढ़िया से दो, हम शुरू हो जाएगा। आदमी एकमात्र है कि उसको बर्तन में नहीं देगा तो नहीं खाएगा। और उसके लिए मृद भांड। और देखो ये लेसन है, मृद भांड से हम लोग को पता चलेगा कौन सा लेसन चल रहा। तुमको देगा लाल और काला मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। फिर आपको इसी तरह से मृद भांड का खाली नाम लिखेगा, तो तुमको समझना है कौन लेसन में। अरे तुम्हारे यहां भी जो बच्चे हो, जैसे जैसे डेवलप करोगे बर्तन वही रहेगा कि चेंज हो। अभी तुम्हारे में हो सकता है अधिकांश के यहाँ स्टील है, धीरे धीरे नौकरी लगेगा, अलग डेरा लोगे तो मालूम चलेगा स्वयं मार्केटिंग करोगे, कहोगे ना स्टील के कम, फाइबर वाला एकदम वीआईपी फुल बनल वाला ले। और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो कहेगा ना एकदम कांच वाला ग्लास वाला कप में चाय पियाएंगे, गेस्ट भी कहे कि वाह बेजोड़। तो ये मृद भांड में और स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो मालूम चलेगा कि मग गिलास भी खरीद रहा है तो उसमें भी फूल है कि नहीं, डिजाइन है कि नहीं, ये भी ध्यान दे। अरे अभी तुम घरे पानी पी रहा तो डिजाइन देख रहा है, ढन ढूंढ पियो घिंचो। धीरे धीरे जैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ये चित्रित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कालखंड उसी तरह का होता है। अब तुम बताओ गांव का बर्तन, शहर और महानगर, तीनों के बर्तन एक जैसा होगा कि चेंज मिलेगा?
चेंज मिलेगा। उसी प्रकार यहां तुमको धीरे धीरे बड़ा बढ़िया से मृदभांड समझना होगा। अगला नंबर जरा ध्यान से समझोगे, इस काल में नवपाषाण काल में बहुत इंपॉर्टेंट फिर एक सिस्टम शुरू हो गया, कृषि, पहिया, चाक, इन सभी के साथ साथ मानव अब नया सिस्टम शुरू किया है कि इसमें तीर धनुष सब प्रयोग कर ली। पहला प्रक्षेपास्त्र है, खड़ा यहीं से है, खींच के छोड़ दिए, पहुंच गया वहां, मिसाइल टाइप का होगी। अरे धीरे धीरे हम लोग खाली मारक क्षमता बढ़ाए, तो ये सभी सिस्टम आपको नवपाषाण काल में होगा। और इस काल में बिहार में भी लोग पहुंचेंगे, और बिहार का एक जगह है चिरांद। चिरांद कहाँ है? छपरा में, सारण में। ये तुमसे पूछे कि बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो आंसर कौन होगा? चिरांद। चिरांद कहाँ है? छपरा में। तो अब ध्यान दीजिए, इतनी बात को एक बार हम फाइनली बहुत तेजी में बोलेंगे और फिर आपसे हम पूछेंगे, देखिए कितना बढ़िया क्लियर है, तब कॉपी तेजी में सुनेगा। किनका टावर कितना हाई धरता है तुरंत पता चल जाएगा। 40,000 ईस्वी पूर्व में समझदार मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे होमो सैपियंस कहा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। इस काल में पहली बार प्राचीनतम चित्रकला का प्रमाण मिलता है, और वह मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलता है। याद होते जा रहा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुए। पहला पशु कुत्ता को पालतू बनाया गया। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बागोर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में पहली बार मानव खाद्य उत्पादक बना। अब वो संग्राहक नहीं, कृषि प्रारंभ की, और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारत में धान के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। इसी काल में चाक, मृदभांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पहिया सबसे पहला लकड़ी का बना। इसी काल में हम लोग देखें कि इस समय और क्या बना? चाक बना। और इस काल में पहला इंपॉर्टेंट है, गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। इस समय अब आदमी घर बनाना शुरू कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, पहले आदमी गुफा में रहता था। नवपाषाण काल में व्यक्ति अब घर बनाने लगा। अब घर बनाने लगा तो उस समय घर कैसा बनता होगा? 1 मंजिला की 2 मंजिला? 1 मंजिला। तो नालायक नाम है गर्त। गर्त बने गड्ढा। उस समय घर आदमी कभी नहीं सोचा था कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट ऊपर तल्ला बनाए। उसने सोचा कि नीचे बनाएंगे, और इसीलिए मिट्टी को खन के निकाल दिए, और बस यही उनका वीआईपी घर हो गया। इधर से अपना सीढ़ी स्लोप मिट्टी में बना लिए, और इधर से ढकने के लिए लकड़ी पत्ता ये सब ढक दिए। बस आराम से घुसे, निचला तल्ला अंडरग्राउंड सेट हो गया। हर परिवार का जितना मेंबर है अलग अलग फ्लैट उनका वीआईपी। तो ये निवास को हम लोग क्या कहते हैं? गर्त निवास। तुमसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि गर्त निवास किस कालखंड की विशेषता? नवपाषाण काल। और गर्त निवास का प्रमाण कहां से मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में नवपाषाण काल के गर्त निवास का प्रमाण मिला है। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इन सभी बातों को हटा दे, थोड़ा आपके ब्रेन टेस्टिंग देख लें कितना टावर धर रहा है। चलो तुम्हें से शुरू करें, कोई नहीं बोलना, सिर्फ इसके लिए है। जल्दी बताओ, भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। प्राचीनतम चित्रकला मिला है। किस समय का? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण? पूरा पाषाण। वेरी गुड। इसने पूरा क्लास में ध्यान दिया। बैठ जाइए, बहुत बड़ी। हमको ऐसा ही चाहिए, एकदम आंच लगाए फिर चावल निकाले तो लगे सिझ रहा। ये कि आंच लगाए निकाले ना, चावले गड़बड़े, सिझ ही नहीं रहा। एकदम बताए और पूछे तो लगे कि हाँ सुना दिया। चलो जी तुम बाइज में, चलो तुम बताओ जल्दी से, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य? एक जगह बोलो, चॉइस दे दें। कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बागोर, चिरांद, ऐसी चॉइस देगा परीक्षा में। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सही है जी? पढ़, लगता है बाद में लड़के का रिजर्वेशन देना पड़ेगा रे।
तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, फिर सब नौकरी यही लोग ले लेगा, मालूम चलेगा लड़कन की नौकरी नहीं हो रहा। बैठ जाओ, बोलो जल्दी सही आंसर। बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान। दूसरा जगह कौन था? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है सबका? अब इतनी बात शुरू करोगे और आज से पहली बात लिखाना शुरू हो गया जो कल से पूछेंगे। जान के हम ये सब पहले पढ़ा दिए क्योंकि ये एकदम फुल जोश में ही वाला निकलता। ठंडाया माने फिर मेहरगढ़ कोल्डीवा याद होगा तोरा, एकदम फॉर्म में है तो बस हड़प्पा सड़प्पा निकल गया तो निकल गया। और कल से क्लास का रेंज समझ में आएगा, बहुत हाई सिस्टम चलता है, मैं फुल बुद्धि में वाइब्रेशन लाएंगे, लगने लगेगा कि नहीं अब एकदम ठीक हो जाएगा। केवल ध्यान तो दोगे तो समझा तो हम देंगे, तुम्हारी ड्यूटी होगी घर में डाइजेस्ट करो, बस पचाओ। आधे घंटे 1 घंटे भी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। उतना भी नहीं पढ़ोगे तब तो पंचवर्षीय योजना है तुम्हारा, दिक्कत होगी। तो चलिए, पाषाण काल हेडिंग दे दिए सब कोई। अब लिखाएंगे हम, हर चीज कॉपी में लिखा देते हैं, इसलिए कोई पहले से चिंता की बात नहीं। चलिए नीचे लिखे 40 डैश देके लिख दीजिए। 40,000 ईस्वी पूर्व 40,000 ईस्वी पूर्व 40,000 ईस्वी पूर्व में समझदार मानव 40,000 ईस्वी पूर्व में समझदार मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। समझदार मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। समझदार मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर पूरा पाषाण काल। पहला नंबर देखिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए नीचे पहला नंबर हेडिंग दे दो, पूरा पाषाण काल, ये हेडिंग हो जाएगा। पूरा पाषाण काल हेडिंग हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। चलिए नीचे बोलो, इस काल में पशुपालन की कृषि की आग का खोज, आग का खोज। नीचे डैश देके लिख दीजिए, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। नीचे डैश देके लिख दीजिए, पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा। पूरा पाषाण काल में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा ब्रैकेट में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका की गुफा ब्रैकेट में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है।
चलिए नीचे सेकंड नंबर देके हेडिंग दे दो, मध्य पाषाण काल। सेकंड नंबर देके हेडिंग दीजिए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, बोलो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। नीचे डैश तक लिख दो, मानव ने सर्वप्रथम बोलो किसको? कुत्ता को पालतू बनाया। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर, प्राचीनतम साक्ष्य बागोर। बोलो बागोर कहां है? ब्रैकेट में राजस्थान, राजस्थान और आदमगढ़। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ ब्रैकेट में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, नवपाषाण काल। नीचे हेडिंग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नीचे डैश तक लिख दीजिए, नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। नीचे डैश देखिए, इस काल में पहली बार कृषि प्रारंभ हुए। इस काल में पहली बार कृषि प्रारंभ हुए। इस काल में पहली बार कृषि प्रारंभ हुए। कृषि प्रारंभ हुए। नीचे डैश देके लिखो, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़ ब्रैकेट में पाकिस्तान। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ ब्रैकेट में पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नीचे अस्तार लगा के डैश देके लिखना, भारत में, अस्तार लगा के डैश देके लिखिए, भारत में धान ब्रैकेट में चावल, भारत में धान ब्रैकेट में चावल के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, धान ब्रैकेट में चावल के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा, कोल्डिहवा ब्रैकेट में, कोल्डिहवा कहां है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए,
इस काल में पहिया का खोज हुआ। इस काल में पहिया का खोज हुआ, पहिया का खोज हुआ तथा पहला पहिया पत्थर के बनाए गए थे, लकड़ी था। अच्छा, लकड़ी के बनाए गए थे, तब तो दिमाग सबको ठीक है। पहला पहिया लकड़ी के बनाए गए थे। नीचे डैश के लिखिए, इस काल में चाक और मृद भांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस काल में चाक और मृद भांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चाक समझते हो ना, जिस पर बर्तन बनता है, कुम्हार का चाक। चाक और मृद भांड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखो, कश्मीर के बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। लिखा गया। सबसे छोटी सी बात सभी बच्चे को ध्यान देना है, सुनो अब ठीक से। बोलो, पाषाण के बाद मानव ने पहला नंबर किस धातु का खोज किया? तांबा। और इस काल को क्या कहते? ताम्र पाषाण काल। सुनेंगे ध्यान से। ताम्र पाषाण काल में लिखाएंगे कि मानव ने सबसे पहले तांबा का धातु में प्रयोग प्रारंभ किया। याद है सबको? दूसरी बात सुनोगे अब, इसी काल में पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। पहली बार गांव का बसाव कब शुरू हुआ? ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल में लोग खेती शुरू किया, रहना प्रारंभ किया, गांव नहीं बना। ये गांव बनने की क्रिया किस काल में है? ताम्र पाषाण काल। और इंपॉर्टेंट सुनिए, इस समय पहली बार भारत में कई संस्कृति बने हैं और इन संस्कृतियों को आपको दिमाग में सेट करना। जैसे हम लोगों को ध्यान रखना है कि देखो, सबसे पुरानी जो संस्कृति है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है। अब ये सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में है, सिंध प्रांत में है। मानव सबसे पहले गांव में यही रहना शुरू की। मध्य प्रदेश में जो रहने लगा, इस संस्कृति का नाम था कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये सब जब बोलेंगे तो समझना कि ये मध्य प्रदेश की बात हो रही। जब महाराष्ट्र की बात होगी तो ये नाम है जोरवे संस्कृति। जब राजस्थान की बात होगी तो ये है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। जब हम सिंध प्रांत में चलेंगे तो झूकर और झांगर संस्कृति। देखो, ये सब नाम से ही कई लड़के बड़ा एलर्जी रहता है उसको बोलेंगे झूकर झांगर संस्कृति, आहार संस्कृति, कहेगा पता न क्या क्या बोल रहे। अरे नाला की प्राचीनतम गांव है किस काल के? ताम्र पाषाण काल। और मनुष्य सबसे पहले इन्हीं गांव में रहना शुरू किए। तब इस गांव में ही कुछ जगह शहर का रूप ली। गांव भी चल रहा है और टाउन भी बना। वो टाउन वाला जो जगह होगा उसी का नाम होगा हड़प्पा। तब लेसन हड़प्पा समझ में आया। नहीं तो अचानक कई बच्चे को लगता है हड़प्पा एक बार टाउन कैसे बन? तो टाउन नहीं है, उसके पहले गांव भी। क्या हड़प्पा जिस समय शहर है उस समय गांव ये सब है कि गायब हो गया? है। ऐसा थोड़े है कि दिल्ली बन गया तो बाकी सब गांव गायब हो गए। वहां अन्नागार है तो टाउन के आदमी खेती नहीं करेगा, गांव वाला खेती करके उस गोदाम में पहुंचाएगा। और गांव वाला जो कल्चर देख रहे हो ये सब, इसको हम लोग बताओ हड़प्पा पूर्व कहेंगे कि हड़प्पा बाद कहेंगे? हड़प्पा पूर्व कहेंगे, फिर हड़प्पा चलेगा, फिर हड़प्पा के बाद भी आएगा। और तीनों फेज जब जोड़ोगे तब लगेगा कि हाँ बात एकदम क्लियर हो। तो सुनिए, अब हम लोगों की जो ड्यूटी है, सुन लो अब ठीक से। अब इतिहास स्पीड में आएगा, मतलब मेन शुरू होगा। इतना दिन तक हम कोशिश कर रहे थे सॉफ्टवेयर एंट्री, मेन अब कल से मेन लेसन शुरू है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। जो बच्चे एकदम शुरुआत फेज से रहोगे
धीरे 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 लगने लगेगा कि हाँ एकदम हमारा क्लियर हो गया, सब चीज हम समझ पाए। तो सुन लीजिए, क्लास आप लोगों का मंडे टू संडे डेली है, छुट्टी किसी दिन नहीं। केवल एक दिन संडे हम नहीं रहेंगे, उस दिन पटना से आपके टीचर आएंगे और बायोलॉजी क्लास हमें नहीं आती पढ़ाने, बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाते, तो उसके लिए आपके टीचर रहेंगे, बायोलॉजी क्लास आपके पढ़ाएं। अगर लगेगा क्लास समझ में आ रहा है तो जो हमारे पटना सेंटर पे बायोलॉजी पढ़ा रहे, बायोलॉजी के लिए मेरे यहाँ 5 टीचर, दिल्ली तक से हम बायोलॉजी करवाते हैं। तो इसीलिए जिनसे कहोगे आपका ऑफलाइन में क्लास होगा, ये क्लास का मोड ऑनलाइन नहीं है, तो इसलिए इसको इस बार किया गया है, जिस टीचर को पढ़ाना है आके पढ़ाएं। आपको कोई लाइव का कहीं कोई चक्कर है नहीं इस बैच में, तो इसीलिए आप बायोलॉजी टीचर भेजेंगे। लगेगा हाँ सर समझ रहे हैं, खूब बढ़िया, कंटिन्यू होंगे। लगेगा ना सर नॉट रीचेबल, ज्यादा बच्चे को दिक्कत होगी, फिर दूसरे आ जाएगा, जिनसे तुमको एडजस्टमेंट होगा वो क्लास चलेगा। बाकी अधिकांश विषय मुझे ही खुद लेना है, इसलिए मंडे टू फ्राइडे आपका सैटरडे तक हमारे साथ ही आपको चलना। अभी टाइम आपका इस सही है 7:15 राइट टाइम क्लास शुरू होगा, 8:15 अभी राइट टाइम छोड़ेगा। बीच में हम कोई फालतू बात नहीं करते, फलानवा ढेकनवा चिलनवा, उस सब हमको आदत ही नहीं। हम जिस समय क्लास शुरू करेंगे 1 घंटा नॉन स्टॉप सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। टारगेट पूरा हो जाएगा तब इंपॉर्टेंट सूचना भी देंगे, तो अंतिम में हम बतियाते हैं, बीच में हम कुछ नहीं बोलते और न उधर से सुनते हैं, एकदम नॉन स्टॉप सिर्फ पढ़ो। हाँ पढ़ाई नहीं समझ में आया तो बोलो, लास्ट में जब हो गया तो 2-4 मिनट हम लोग बतिया लेंगे, बस वही हम लोग का बतियाने का पेज रहा। उसके बाद समस्या है तो नीचे कर लोगे। जब मौसम कुछ और बढ़िया हो जाएगा, होली बाद अब सुबह और पहले होने लगेगा, तब इसी को हम लोग टांग के 6:30 में बुलाएंगे, 45 में प्रारंभ करेंगे। तब 2 विषय शुरू हो जाएगा, भूगोल भी शुरू करेंगे, भूगोल भी यहाँ हम ही पढ़ाए। तो इसीलिए आपका भूगोल इतिहास 2 मेजर सेक्शन पहले स्टार्टिंग का रखेंगे। ये 2 मेजर जहाँ कवर है वो लगभग पे कवर हो जाएगा, फिर बाकी में समस्याएं कम होती है, तो इसमें ध्यान दीजिए। उसके बाद एक टीचर फिर हम अपने साथ भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि सोमवार से शनिवार यही रहेगा, पढ़ना बहुत लंबा है और इसीलिए इतना पढ़ोगे तब भी साल भर लगेगा। ये नहीं है कि शॉर्टकट है कि कोई तुरंत हो जाए, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि 3 दिन हम अपने पैरेलल में ही एक टीचर और पॉलिटी में हो सकता है कोई टीचर लगे, तो उनका क्लास हम 8:15 से 9 ये डिजाइन करें, अंतिम 9 के आगे किसी दिन नहीं जाएगा। तो आप अपना उस स्टेप को अपना क्लियर रखोगे, वहां तक क्लासेस आपके कंडक्ट हो सकते हैं, इसलिए वहां तक आप अपना रूटीन इसी टाइप का सेट करोगे कि हमको वहां तक दिक्कत ना रहे। दूसरी बात, नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई। नामांकन की क्रिया के लिए आपको पंक्तिबद्ध लाइन में आज एडमिशन 12 बजे तक चलते रहेगा। जिन बच्चों का एडमिशन है, अगर लगता है नजदीक घर है तो चूंकि भीड़ रहेगी तो आप किसी समय आके करा सकते हो। 12 बजे के बाद एडमिशन नहीं होगा, चूंकि जो टेक्निकल टीम बैठती है वो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। एडमिशन के लिए हमने बता दिया था, फिर से एक बार बता दें, आपका फी धीरे धीरे 12,000 पहुंचेगा। अभी आपका आज जिन लोगों का एडमिशन है, जो बच्चे केवल ऑफलाइन पढ़ेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ लगना है 4,000। अगर वो मोबाइल रखते हैं, चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भी मिले, तो 1000 एक्स्ट्रा पेड करना होगा, तो 5,000 उनको लगेगा। यहाँ आके भी पढ़ेंगे, सेम क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। किसी दिन क्लास छूटता है तो आप अपना उसको घर पे देख सकते हो, कम समझा फिर भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों चीज आपको मिल सकता है। जो बच्चे केवल ऑनलाइन में हैं, उनको 5000 ही फी है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग घर में बैठ के वो पढ़ सकते हैं, तो इसलिए उनको कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे सिर्फ फाउंडेशन बैच किए हैं यहाँ, तो पिछला बैच फाउंडेशन में जो चाहिए था हम ही संतुष्ट नहीं उतना पढ़ाए, चूंकि वो बैच जस्ट एक ट्रायल था, इसीलिए उन बच्चों ने जो फी दिया था उसमें 1000 उनका और कम कर दिया गया है। ये कम सिर्फ इसीलिए है कि उनका जो पैसा था पूरा वसूल नहीं हुआ। हमारी आदत है जिस बैच को पढ़ाते हैं लास्ट में बच्चे बोले कि सूद सहित वसूल होगी। ऐसा नहीं कि कोई 12th में पढ़ा तो कोई कहेगा ज्यादा ले लिए, ठग दिए, फलना कर दिए। हम बददुआ किसी का नहीं लेते। पैसा का मतलब पैसा पढ़ाई का फी थोड़े कुछ होता है, लास्ट में लगना चाहिए कि ना इतना सूद सहित वसूल होगा, तो बस वो चीज है, इसीलिए उन लोगों का फी कम किया गया। बाकी ये कम 12th वाला या फलाना वाला बच्चों का नहीं, उन लोग का यही फी है। कई बच्चे बोल रहे थे तो इसमें कल तक फी में लगभग यही रखते हैं, कल तक आपका वृद्धि नहीं होगा, कल भी आपका एडमिशन में सेम रहेगा। उसके बाद 300 डेली आपका बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे हैं जिस दिन एडमिशन लेना है आपकी प्रक्रिया अपना कर सकते हो। किस्त में आपके नामांकन की प्रक्रिया नहीं है, आप 4 दिन बाद ही दोगे कोई बात नहीं है। तो आपका 300 मान लो बढ़ता है
कोई बात नहीं, 43-46 भी देते हो तो फी कुछ है ही नहीं। बीपीएससी में जितना विषय पढ़ना है 4300 में एक विषय भी तो ठीक हो जाए तो समझो कि वसूल। एक विषय की बात है, यहाँ तो बहुत सारा विषय, तो इसीलिए कहीं कोई नहीं है कि ज्यादा फी तुम्हारा लग रहा है। तो ये चीज आपको बता दिया गया। कल हड़प्पा सभ्यता शुरू करके क्लास आगे बढ़ाएंगे। आना पड़ने जाना पड़ेगा, पूरा यही से हो जाना। मेंस का इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा, मेंस के लिए जाना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, या नहीं जाएगी मेंस के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। पीटी पास होगा तो 50,000 मिलते हो। ऐसे ही बाबू का दिन की दिन हो 50,000 मिलते हैं। पीटी जब पास करो 50,000